बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 9 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 3, कायद अ ग्रेट लीडर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम रहनुमा। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस लेसन में मौजूद टेक्स्ट की रीडिंग की थी, जिसमें हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मजबूत क़यादत, अज़म और विजन के बारे में रीड किया, जिसकी बदौलत एक कमज़ोर कौम दुनिया की 5वीं बड़ी मुस्लिम रियासत बनी। आपने कौम को मसावात, बर्दाश्त और मजहबी आज़ादी का पैगाम भी दिया। सेकेंड वीडियो में हमने कम्प्रहेंशन और वोकेबलरी के पोर्शन को रीड किया, जबकि थर्ड वीडियो में हमने राइटिंग और लिसनिंग एंड स्पीकिंग के पोर्शन को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर के पोर्शन से। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्टिकल्स। यहाँ पर आपको आर्टिकल की ना ही कोई डेफिनेशन दी गई है, ना ही इसके यूज के बारे में कुछ बताया गया है। यानी यहाँ पर ये अज्यूम किया गया है कि आपको आर्टिकल्स के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक एक्टिविटी दी गई है। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि आर्टिकल्स क्या हैं और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल्स आर वर्ड्स। आर्टिकल्स ऐसे अल्फाज हैं दैट डिफाइन, जो कि वजाहत करते हैं अ नाउन, एक नाउन की, यानी एक इस्म की, एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। यानी आर्टिकल्स ऐसे अल्फाज हैं जो किसी नाउन को डिफाइन करते हैं कि आया ये स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, यानी ये खास है या आम है। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स की, तो हमारे पास आर्टिकल्स के 2 टाइप्स हैं। एक है डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास है ए एंड एन। अब हम इनका यूज कब कब करेंगे, तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं 26। इन 26 अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास 5 वोवेल्स हैं, जबकि रिमेनिंग 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इन 5 वोवेल्स के साथ हम लगाते हैं एन, जबकि इन 21 कॉन्सोनेंट्स के साथ हम लगाते हैं ए। फॉर एग्जाम्पल, an aunt, an umbrella, a bag, a cat। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल यानी द की। अब द की एप्लीकेशन के हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है। और जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट तो इजी है, लेकिन द को आइडेंटिफाई करना कि आपने द का यूज कहाँ करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए आपने द के रूल्स को गौर से पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ द, इसके रूल्स मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट रूल है हमारे पास, when both speaker and listener know which thing is being talked about। यानी जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो कि बात किस चीज के बारे में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज क्लोज द डोर। अब यहाँ पर डोर के साथ द यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर दोनों को मालूम है कि किस स्पेसिफिक डोर की बात की जा रही है। सेकेंड रूल है हमारे पास, when something is mentioned for the second time। जब किसी चीज का जिक्र दूसरी दफा है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा।
अब नेक्स्ट सेंटेंस में मैं कैट के साथ द यूज करूंगी। दैट द कैट वाज स्लीपिंग ऑन द मैट, कि बिल्ली मैट पर सो रही थी। अब आप देख सकते हैं ये सेंटेंस अब मैं लिख देती हूँ, आपको असल में लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। I saw a cat। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाउन है हमारे पास, कैट नाउन है, और ये किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है C से, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ A लगाया गया है। लेकिन अब नेक्स्ट सेंटेंस में जब मैं फिर से कैट का जिक्र करूंगी तो मैं लिखूंगी दैट द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द मैट। अब यहाँ पर आपने देखा कि जब पहले कैट का जिक्र आ चुका है तो सेकंड टाइम फिर हमने इसके साथ द लगाया है। अब नेक्स्ट रूल को लिखते हैं, विथ यूनिक थिंग्स, यानी मुनफरिद चीज़ों के साथ द लगाया जाता है, जो कि इस दुनिया में सिर्फ एक हैं। ओनली वन इन द वर्ल्ड। For example, the sun, the earth, the sky, etc. Next, with names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, and famous buildings. यानी दरिया, समंदर, पहाड़ी सिलसिले और मशहूर इमारतों के नाम के साथ द लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडस रिवर, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द एल्प्स, द आईफिल टावर। नेक्स्ट, with names of countries having plural names or the word of, यानी जिन ममालिक के नाम प्लूरल में हो या जिनके नाम में ऑफ का वर्ड लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर स्टेट्स आया है, प्लूरल आया है, तो इसके साथ द लगा है। द यूनाइटेड किंगडम, द फिलीपाइंस। नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, holy books, famous places, and historical buildings. For example, the Quran, the Bible, the Nation, the New York Times, the Great Wall of China. Next, where a group of people is mentioned. जहां पर लोगों की एक ग्रुप की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड। अब इस द रिच में एक ग्रुप ऑफ पीपल आता है जो कि अमीर हैं, यानी किसी एक बंदे की बात नहीं की जा रही, तो इसके साथ द लगाया जाएगा। नेक्स्ट, विद ऑर्डिनल नंबर्स, यानी द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। इसके अलावा विद सुपरलेटिव डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं द के यूजेज के बारे में, इनको आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल्स के बारे में रीड किया, हमने आर्टिकल्स की डेफिनेशन रीड की कि इसको यूज क्यों किया जाता है, इसकी टाइप्स रीड की, और हमने इनके टाइप्स के यूजेजेस के बारे में रीड किया। वापस चलते हैं बुक की तरफ और एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको आर्टिकल्स के सारे रूल्स क्लियर हो चुके होंगे और अब आप इजीली इस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन, फिल इन द आर्टिकल, के आर्टिकल्स को फिल कीजिए ए, एन और द वेयर नेसेसरी, जहां कहीं पर जरूरत हो। इंसर्ट एक्स वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड, और जिस सेंटेंस में आर्टिकल यूज ना हो रहा हो वहां पर एक्स लिखें। नीचे आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, वन बाय वन इनको रीड करते हैं और इनमें आर्टिकल्स को फिल करते हैं। फर्स्ट,
I like dash blue t-shirt over there better than dash red one। अब यहाँ पर बात जो की जा रही है ब्लू टी शर्ट की और रेड वन की, यानी यहाँ पर जो लिसनर और स्पीकर है वो ऑलरेडी जानते हैं इन दोनों टी शर्ट्स के बारे में, तो इन दोनों के साथ हम लगाएंगे the। I like the blue t-shirt over there better than the red one। Next, their car does 150 miles dash or। अब और को आप देखिए, ये हमारे पास H लेटर से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे कि और में H साइलेंट होता है, यानी हम साइलेंट लेटर को नहीं देखेंगे बल्कि हम नेक्स्ट लेटर को देखेंगे जो कि है O। तो O हमारे पास वॉवल है, इसके साथ हम एन लगाएंगे। Their car does 150 miles an hour कि उनकी गाड़ी 1 घंटे में 150 मील चलती है। Next, where's the dash USB drive I lent you last week कि कहाँ है वो USB जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दी थी। अब यहाँ पर लिसनर और स्पीकर ऑलरेडी उस USB ड्राइव के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे the। Where is the USB drive I lent you last week? Next, Do you still live in dash बनू? अब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम X लिखेंगे। Do you still live in बनू, ये करेक्ट सेंटेंस है। लास्ट, is your mother working in dash old office building? अब यहाँ पर जो शख्स क्वेश्चन पूछ रहा है यानी जो स्पीकर है वो और लिसनर, an old office building। लिसनर और स्पीकर ऑलरेडी इस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे the। Is your mother working in the old office building कि क्या तुम्हारी वालिदा उसी पुराने ऑफिस बिल्डिंग में काम कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी सॉल्व होती है जिसमें हमने दिए हुए सेंटेंसेस में आर्टिकल्स को फिल किया। यहाँ पर हमारा आर्टिकल का टॉपिक एंड होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्ब्स। वर्ब्स कहते हैं एक्शन वर्ड्स को। अभी तक इस बुक में ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमने रीड किया था नाउन, फिर हमने रीड किया अबाउट प्रोनाउन और अब हम रीड कर रहे हैं अबाउट वर्ब्स। तो वर्ब्स कहते हैं एक्शन वर्ड्स को, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी एक्शन को, किसी काम को जाहिर करते हैं, किसी फेल को जाहिर करते हैं, उनको वर्ब्स कहा जाता है। उर्दू में इनको फेल कहा जाता है। दिए हुए क्वेश्चन को रीड करते हैं। Which of the 3 sentences containing a modal auxiliary verb has the same meaning as the original one? अब नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और फिर हर सेंटेंस के साथ आपको 3 सेंटेंसेस मजीद दिए गए हैं। पूछा गया है आपसे जो मेन सेंटेंस आपको दिया गया है वो इन नीचे दिए गए 3 सेंटेंसेस में किसके साथ मैच करता है, यानी किसके साथ इसका मीनिंग सेम है एज द ओरिजिनल वन। अब यहाँ पर जो टॉपिक है हमारे पास वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स are those helping verbs that shows the ability, possibility, permission or obligation of the main verb. That modal auxiliary verbs are those helping verbs कि जो modal auxiliary verbs हैं ये वो helping verbs होते हैं। ठीक है, ये main verbs नहीं है बल्कि helping verbs हैं। That shows जो कि दिखाते हैं ability सलाहियत, possibility इम्कान, permission इजाज़त और ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी
ऑफ द मेन वर्ब की। यानी ये हमारे पास ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब को मजीद मॉडिफाई करते हैं। अब वो उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, वो उसकी एबिलिटी को शो करते हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन या ऑब्लिगेशन को। सेंटेंसेस को रीड करते हैं, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, कि वो इस काबिल है कि वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक वेल, अब यहाँ पर ये हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ये हमारे पास मेन वर्ब है। दे मे स्पीक इंग्लिश वेल, अब ये हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। दे मस्ट स्पीक इंग्लिश वेल, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और ये हमारे पास मेन वर्ब है। अब जो तीनों सेंटेंसेस हैं उनमें किन में ऐसा मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है जो कि इस एबिलिटी को शो कर रहा है। दे आर एबल टू, यानी वो इस काबिल है कि वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इसके लिए जो कैन का मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो यूज किया जाता है। दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल, यानी जो कैन है ये एबिलिटी को शो करता है, यानी सलाहियत को। सेकेंड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, कि कल बारिश होने का इम्कान है। अब यहाँ पर बात की जा रही है पॉसिबिलिटी यानी इम्कान की। इट मे रेन टुमारो, कि बारिश कल हो सकती है। इट मे रेन टुमारो, इट मस्ट रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो। अब यहाँ पर हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब है मे, मस्ट और विल, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट सेंटेंस जो है वो है इट मे रेन टुमारो। मे जो है ये पॉसिबिलिटी को शो करता है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट, डू आई हैव टू क्लीन द किचन, कि क्या मेरा किचन साफ करना जरूरी है। अब यहाँ पर ऑब्लिगेशन दिखाई जा रही है। कैन आई क्लीन द किचन, कैन के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, ये एबिलिटी को शो करता है। मस्ट आई क्लीन द किचन, कि क्या किचन साफ करना ज़रूरी है। शुड आई क्लीन द किचन, तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं कैन, मस्ट और शुड, तो इसमें हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है मस्ट आई क्लीन द किचन, कि क्या मेरा किचन साफ करना ज़रूरी है। यहाँ पर ऑब्लिगेशन दिखाई जा रही है। नेक्स्ट, आर यू एबल टू ड्राइव अ कार, अब यहाँ पर फिर से एबिलिटी की बात की जा रही है, तो एबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि हम कैन का मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर, मस्ट यू ड्राइव अ ट्रैक्टर, शुड यू ड्राइव अ ट्रैक्टर, तो इसमें हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर। नेक्स्ट पेज नंबर 31 की तरफ चलते हैं। We are not allowed to swim when the red flag is flying, कि जब सुर्ख झंडा लहरा रहा हो तो हमें तैरने की इजाजत नहीं है। अब यहाँ पर बात की जा रही है forbidden की, यानी इजाजत ना मिलने की। We must not swim when the red flag is flying. We need not swim when the red flag is flying. We should not swim when the red flag is flying. अब यहाँ पर helping verbs हैं must, need और should. तो इसमें हमारे पास correct sentence है We must not swim when the red flag is flying. ये forbidden यानी इजाज़त ना मिलने को दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी एंड होती है जिसमें हमने दिए हुए सेंटेंसेस में ऐसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को आइडेंटिफाई किया जो कि दिए हुए ओरिजिनल सेंटेंस के साथ उनका मीनिंग मैच कर रहे थे। लास्ट पेज पर हमारे पास एक टीचर्स गाइडलाइन मौजूद है, इसको रीड करते हैं। रिमाइंड द स्टूडेंट्स अबाउट वर्ब्स एंड आर्टिकल्स, आल्सो रिमाइंड देम अबाउट मॉडल वर्ब्स। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को वर्ब्स, आर्टिकल्स और मॉडल वर्ब्स के बारे में बताएं। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 32 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। अब यहाँ पर वर्ब का टॉपिक कंटिन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम डू यू रिमेंबर का पोर्शन रीड करेंगे ताकि हम ऊपर दिए हुए एक्टिविटीज को फिर इजीली सॉल्व कर सकें। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में आप ऑलरेडी रीड कर चुके होंगे। यहाँ पर इसको रिवाइज करते हैं। अब वर्ब, अब बात की जा रही है वर्ब की। Following the normal pattern of inflection is called regular verb, कि ऐसे वर्ब जो कि नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करते हैं ऑफ इन्फ्लिक्शनल एंडिंग, उनको रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास दैट व्हाट इज इन्फ्लिक्शनल एंडिंग।
An inflectional ending is a suffix that changes the form of a word. इन्फ्लेक्शनल एंडिंग हमारे पास एक सुफिक्स होता है जो कि किसी लफ्ज़ की हालत को तब्दील करता है। अब फॉर्म में हमारे पास क्या आता है, यानी उसकी हालत तब्दील करना क्या है, या तो उसका टेंस चेंज हो जाता है या फिर उसका नंबर चेंज हो जाता है, यानी वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। अब यहाँ पर जिस इन्फ्लेक्शनल एंडिंग की बात की गई है और जिस नॉर्मल पैटर्न की बात की गई है वो है फॉर एग्जाम्पल रीच, रीच्ड, रीच्ड। अब आप देख सकते हैं कि रीच के साथ ईडी को ऐड किया गया है जो कि एक सुफिक्स है, यानी ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। आप देख सकते हैं इस ईडी के लगाने से इसकी फॉर्म, इसकी हालत तब्दील हो चुकी है। कैसे? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई और ये बन गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। Irregular verbs. A verb that does not follow the normal pattern of inflectional is called regular verb. अब ऐसे verbs जो कि normal pattern को follow नहीं करते of inflection, उनको irregular verbs कहा जाता है। For example, go. ये go हमारे पास verb है और ये verb की first form है। Went second form, gone third form। अब आपने देखा कि इसके साथ ed नहीं लगाया गया बल्कि completely word को change किया गया है। तो यहाँ पर हमने रीड किया रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। मैं आपको शॉर्टली यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स, क्योंकि ये टॉपिक नाउन का हम रीड कर चुके हैं लेकिन इसका जिक्र नहीं आया, तो मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। ऐसे नाउन्स फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट इज अ नेम ऑफ एनिमल। तो ऐसे नाउन जिनके साथ अगर हम एस या ईएस लगाएं और उनकी प्लूरल फॉर्म बन जाए तो उनको हम रेगुलर नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ हम एस लगाएंगे तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। लेकिन ऐसे नाउन्स जो कि इस नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करते, यानी चाइल्ड का प्लूरल क्या है, वो है चिल्ड्रन। यानी आपने देखा कि इसके साथ हमने एस या ईएस नहीं लगाया बल्कि वर्ड को हमने कम्प्लीटली चेंज किया है, जैसे कि इरेगुलर वर्ब्स में हमने किया है। तो इनको कहा जाता है इरेगुलर नाउन्स। तो अब वापस चलते हैं ऊपर और रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स की एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेगुलर वर्ब इन द ईच लाइन एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब आप देख सकते हैं आपको नीचे 5 लाइंस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन हर लाइन में से हमने रेगुलर वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और फिर हमने इसको इस स्पेस में मेंशन करना है। आपको वर्ब्स दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। फर्स्ट है रीड, फील, प्ले, सी। अब मैं आपको इनकी फॉर्म्स बताती हूँ, फिर आप खुद देखें कि इनमें कौन सा हमारे पास रेगुलर वर्ब है। रीड, रेड, रेड। फील, फेल्ट, फेल्ट। प्ले, प्लेड, प्लेड। सी, सॉ, सीन। तो इसमें हमारे पास रेगुलर वर्ब है प्ले। नेक्स्ट, लिसन, डू, गो, मेक। लिसन, लिसनड, लिसनड। डू, डिड, डन। गो, वेंट, गॉन। मेक, मेड, मेड। तो इनमें हमारे पास रेगुलर वर्ब है लिसन। यहाँ पे मैं इनकी फॉर्म्स भी मेंशन कर देती हूँ। प्ले, प्लेड, प्लेड। नेक्स्ट, नो, हेल्प, से, थिंक। नो, न्यू, नोन। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। से, सेड, सेड। थिंक, थॉट, थॉट। तो इसमें हमारे पास रेगुलर वर्ब है हेल्प। हेल्प, हेल्प्ड, helped. Next, like, write, forget, eat. Like, liked, liked. Write, wrote, written. Forget, forgot, forgotten. Eat, ate, eaten. तो इसमें हमारे पास रेगुलर वर्ब है like. Liked, liked. Last, take, bring, cut, clean. Take, took, taken. Bring, brought, brought. Cut, cut, cut. Clean, cleaned, cleaned.
तो इसमें हमारे पास रेगुलर वर्ब है क्लीन। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है जिसमें हमने दिए हुए वर्ड्स में से रेगुलर वर्ब्स को आइडेंटिफाई किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस टॉपिक के बारे में है उसके बारे में पहले डू यू रिमेंबर के पोर्शन में रीड करते हैं, फिर उस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो रीड करते हैं कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, a transitive verb is one that is used with an object, a noun, a phrase or a pronoun. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस व्हाट। अब ये फॉर्मूला आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एडमायर योर करेज, ये मैं आपकी बहादुरी की तारीफ करती हूँ। अब यहाँ पर आप देखें आई क्या है, आई है हमारे पास सब्जेक्ट, एडमायर क्या है, एडमायर हमारे पास है वर्ब। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको इस व्हाट का आंसर मिले, आई एडमायर मैं तारीफ करती हूँ, व्हाट यानी किस चीज़ की तारीफ कर रही हैं। जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा सेंटेंस में तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ किया गया है। आई एडमायर what? I admire your courage. Intransitive verb. An intransitive verb does not have an object. Intransitive verb ऐसे verb होते हैं जिसका कोई object नहीं होता। For example, the baby was crying. The baby subject was helping verb, crying main verb. अब यहाँ पे हमें what का आंसर नहीं मिल रहा तो ये है intransitive verb। चलते हैं एक्टिविटी की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Describe whether the verbs in color are transitive or intransitive. नीचे आप देख सकते हैं आपको colored verbs दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि बताएं ये transitive verbs हैं या intransitive verbs हैं। First, she was crying all day long. She subject was helping verb, crying main verb. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं subject plus verb और what का आंसर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा। She was crying what? आंसर आपको नहीं मिल रहा तो ये हमारे पास है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, वी शोड, वी सब्जेक्ट, शोड वर्ब। वी शोड व्हाट? वी शोड हर द फोटो एल्बम। हमने उसको क्या दिखाया? हमने उसको फोटो एल्बम दिखाया। यहाँ पर आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है तो ये है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। Next, the doctor subject advised verb. The doctor advised. डॉक्टर ने मुझे नसीहत की। What? उन्होंने क्या नसीहत की? Me to exercise regularly, कि आप रोज एक्सरसाइज किया करें। यहाँ पर हमें what का आंसर मिल गया है तो ये है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। Next, it was raining at that time. It was raining what? At that time इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये है हमारे पास intransitive verb। Last, she laughed at the joke. She subject, laughed verb. At the joke, अब यहाँ पर आ गया है at जो कि हमारे पास एक preposition है। preposition के आ जाने की वजह से ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये है intransitive verb। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है जिसमें हमने दिए हुए वर्ब्स में से आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं या इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इसके साथ ही हमारा ग्रामर का पोर्शन एंड होता है और हमारा यूनिट नंबर 3 कायद अ ग्रेट लीडर एंड होता है। इस यूनिट में हमने काफ़ी सारी बातें सीखी हैं। हमने रीड किया कि कैसे उनके विजन और डिटर्मिनेशन की वजह से एक शिकस्त खोरदा कौम दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत बनी। इसके अलावा हमने यूनिट की एक्सरसाइज में काफ़ी सारी न्यू टॉपिक सीखे। हमने क्वेश्चन आंसर्स को रीड किया, MCQs को, हमने राइटिंग के पोर्शन में बहुत सारी राइटिंग स्किल्स सीखी। इसके अलावा हमने आज की वीडियो के ग्रामर के पोर्शन में आर्टिकल और वर्ब्स के बारे में रीड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 द डैफोडिल्स को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।